Hello everyone, my name is Jyoti Malik. I'm UGC NET qualified and qualified cost accountant. आज हम टॉपिक करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक टॉपिक है। कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो हमारा कैपिटल होता है, जो फर्म की कैपिटल होती है, उसके फाइनेंस में उसमें कितना पोर्शन, अलग अलग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं, जो उनका कितना पोर्शन है, अलग अलग कितना पोर्शन है। मेजर सोर्सेज क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म जो इसके अंदर कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं वो लॉन्ग टर्म लिए जाते हैं। और दो तरह के सोर्सेज होते हैं, एक होता है प्रोप्राइटर फंड और एक होता है बोरोड फंड। जो प्रोप्राइटर फंड है उनको शेयर होल्डर फंड्स भी बोला जाता है। और सेकेंड होते हैं बोरोड फंड। बोरोड फंड में जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स आ गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन आ गए, ये सब किया जाता है। जबकि जो प्रोप्राइटर फंड होते हैं उसमें इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये सब आते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन ऐसा डिसीजन होता है जिसके अंदर ये डिसाइड किया जाता है कि कितना पोर्शन किस सोर्स ऑफ फाइनेंस का हमें लेना चाहिए फर्म को कैपिटलाइज करने के लिए। फर्म की कैपिटल में कितना सोर्स हमें इक्विटी का लेना चाहिए, कितना हमें डेट का लेना चाहिए, कितना बोरोविंग्स लेनी चाहिए, ताकि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और जो रिस्क है वो कम से कम आए। कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है इसके ये हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देता है कि हमें कितना फंड शेयर्स, इक्विटी शेयर्स को इशू करके उठाना चाहिए, कितना जो है हमें प्रेफरेंस शेयर से रेज करना चाहिए, और कितना हमें डिवेंचर्स और अदर लॉन्ग टर्म डेट से उठाना चाहिए। इंपॉर्टेंस क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन जो होता है स्ट्रैटेजिक डिसीजन होता है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होता है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और एक राइट कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन वो होता है जो रिड्यूस करता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल को और इंक्रीज करता है वैल्यू ऑफ फर्म को। लेकिन एक रॉन्ग डिसीजन जो होता है वो एडवर्सली इम्पैक्ट कर सकता है फर्म की वैल्यू को। और वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं रिस्क और कॉस्ट में। किसी के में रिस्क ज़्यादा है तो किसी में कॉस्ट ज़्यादा है। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन जो होता है उसकी इम्पोर्टेंस होती है कि कई तरह के रीजंस होते हैं। जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर है वो रिस्क डिटरमाइन करता है कि फर्म का रिस्क कितना है। कैपिटल स्ट्रक्चर जो डिसीजन होता है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिटरमाइन करता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी, लिक्विडिटी को फाइंड आउट करता है। और ओनर्स, कंट्रोल ऑफ ओनर्स देखता है कि कंट्रोल कितना है ओनर्स का, ये कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, देखिए ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जो मैक्सिमाइज करता है वैल्यू ऑफ द फर्म का और मिनिमम करता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल को और रिस्क को। इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कैपिटल बिजनेस का जो बिजनेसमैन का जो ऑब्जेक्टिव होता है शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, तो फाइनेंशियल मैनेजर जो होता है उसको ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। जैसे कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटीज़ क्या क्या होती है साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर की। एक होता है सिंपलिसिटी। कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल होना चाहिए जितना पॉसिबल हो। सिंपलिसिटी का मीनिंग होता है कि इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर के कैपिटल के साथ में मिनिमम टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी इशू करनी चाहिए। इनिशियली क्या होता है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। डेट इंस्ट्रूमेंट जो है लेटर स्टेज पे जो है वो डेट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो है जो डेट होता है वो उसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस हमें देने पड़ते हैं, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो कंपनी को। लेकिन इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स वो तभी दिए जाते हैं, प्रेफरेंस में भी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड दिया जाता है, लेकिन इक्विटी को जब पे किया जाता है, जब डिविडेंड पे किया जाता है जब प्रॉफिट्स होते हैं। सेकेंड होता है फ्लेक्सिबिलिटी। कैपिटल स्ट्रक्चर जो है एडिक्वेट फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इसको ऐसा होना चाहिए कि इसको कभी भी जब भी ज़रूरत पड़े उसको चेंज किया जा सके। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है ये कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है मिनिमम कॉस्ट का होना चाहिए और चेंजेस सर्कमस्टांसेस के अनुसार उसको चेंज हो ऐसा होना चाहिए। यूज़ ऑफ डेट मेक्स द, अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हो डेट का तो इससे क्या होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर है मोर फ्लेक्सिबल होगा, क्योंकि इसको जब चाहे आप रेज कर सकते हैं और रिडीम कर सकते हैं जब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट होता है मिनिमम रिस्क। कैपिटल स्ट्रक्चर को मिनिमम रिस्क जो है इंश्योर करना चाहिए। अगर एक्सेसिव डेट हमें यूज़ करते हैं तो ये हमारी सॉल्वेंसी ऑफ फर्म को, मतलब हमारी फर्म जो है दिवालिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि अगर इसमें फिक्स्ड कमिटमेंट होते हैं, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट जो होता है फिक्स्ड पे करना होता है और मैच्योरिटी पे प्रिंसिपल अमाउंट पे करनी होती है। डेट को हमें तभी यूज़ करना चाहिए जब हमारे पास प्रॉफिट्स हों और स्टेबिलिटी प्रॉफिट्स में हो, अदरवाइज डेट को इग्नोर करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट होता है मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल
मीन्स इंटरेस्ट होता है डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट देते हैं और डिविडेंड शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड देते हैं वो जो होता है वो मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। डेट क्या होता है, डेट एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस माना जाता है इन कंपैरिजन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो लोअर होता है। और जो इक्विटी होता है, इक्विटी की कॉस्ट इसलिए ज़्यादा मानी जाती है क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स डिविडेंड ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। और अगर हम इंटरेस्ट जो है, अगर हम डेट का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो और अगर हमारे पास फिक्स्ड इनकम है तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को इजीली पे कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बचेगा और उससे क्या होगा, जब वो डिविडेंड उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो डिविडेंड पर शेयर बढ़ेगा और इससे अर्निंग, इससे मार्केट वैल्यू पर शेयर बढ़ेगी और वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो बढ़ेगी। नेक्स्ट होता है सफिशिएंट लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मीनिंग होता है कि कंपनी क्या है, कि कंपनी इस पोजीशन में है या नहीं कि वो अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो ऑब्लिगेशन है उसको पे कर पाए। यानी जिससे लिक्विडिटी का यहाँ पे जो मतलब है वो ये है कि कंपनी क्या है, इंटरेस्ट जो है वो टाइम पे कर पाएगी या नहीं, साथ में प्रिंसिपल भी। एक फर्म को लिक्विड तभी माना जाएगा जब वो टाइमली इंटरेस्ट पे कर पा रही है और एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी वो प्रिंसिपल भी पे कर पा रही है। वाइल डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमम अमाउंट है, जब हमें ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ डेट डिसाइड करना होता है तो इसके लिए हमें ध्यान रखना होता है कि एक फर्म की लिक्विडिटी मेंटेन हो अंडर रिसेशन कंडीशंस। रिसेशन कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर जो डिफ्लेशन की सिचुएशन होती है। नेक्स्ट होता है मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी। कैपिटल स्ट्रक्चर जो है उसको मैक्सिमम रिटर्न देना चाहिए शेयर होल्डर्स को, ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइडेड होना चाहिए। अगर यहाँ पे अर्निंग हायर है, रिटर्न्स की करंट कंपनी एसेट्स पे इन कंपैरिजन कॉस्ट ऑफ डेट है तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेट आप यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा रहेगी और प्रॉफिटेबिलिटी अगर ज़्यादा है तो इससे क्या होगा, फर्म जो डेट की इजीली कॉस्ट हम पे कर पाएंगे और जो है शेयर होल्डर्स के लिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए पैसा ज़्यादा होगा। रिटेनिंग कंट्रोल, कैपिटल स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट मैनेजमेंट के लिए रिटेनिंग कंट्रोल मतलब कंपनी के ऊपर कंट्रोल हो और कम लोगों का हो, ऐसा होना चाहिए। कैपिटल स्ट्रक्चर, अगर हम डेट लेते हैं, डेट जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं उनके पास में वोटिंग राइट नहीं होते हैं, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं ऑनर्स होते हैं कंपनी के। इसलिए अगर हम ज़्यादा इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो बहुत ज़्यादा जो कंट्रोल है वो डायल्यूट होगा और कंपनी का कंट्रोल जो है वो बहुत सारे हाथों में चला जाएगा, जबकि डेट होल्डर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होते हैं और उनकी टाइमली फिक्स्ड पे इंटरेस्ट पेमेंट करनी होती है। नेक्स्ट होता है अवॉइडेंस ऑफ अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन। कैपिटल स्ट्रक्चर में ऐसा होना चाहिए, ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड होना चाहिए जिसके अंदर अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन ना हो फर्म के ऊपर। फॉर एग्जांपल जैसे लोन लेते हैं हम, लोन या फिर बोरोविंग्स लेते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो वो क्या करते हैं, वो लैंडर्स जो होते हैं या फिर बैंक जो होते हैं हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा या कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करते हैं कि आपको ये फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, ये करनी है। तो इसके लिए इसीलिए कुछ ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर इस तरह डिसाइड हो कि आपको जब फंड की ज़रूरत पड़े तो फंड्स भी आ जाएं और बहुत ज़्यादा नेसेसरी रिस्ट्रिक्शन ना हो। नेक्स्ट होता है लीगल रिक्वायरमेंट। कैपिटल स्ट्रक्चर जो है लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करता हुआ होना चाहिए। जैसे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है वो इशू करता रहता है गाइडलाइंस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दे शुड बी फॉलोड, वो फॉलो करनी चाहिए जब भी आप एक कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट होता है फैक्टर अफेक्टिंग डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं जब आप कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हैं। देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है प्लानिट किया जाता है, जब इनिशियली प्लान किया जाता है तो कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी इज प्लान, इनिशियली कंपनी जब फ्लॉट कर रही होती है तो इनिशियली कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह डिज़ाइन करना चाहिए कि ये इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो और लॉन्ग जो है ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। इसीलिए सबसे पहले जो फैक्टर डिसाइड होता है वो होता है साइज़ ऑफ फर्म। कई बार क्या होता है कि जो छोटी फर्म्स होती हैं वो ज़्यादातर वो डिपेंड होती हैं ओनर कैपिटल पे, शेयर कैपिटल पे और रिटेन्ड अर्निंग पे, लॉन्ग टर्म लोन, वो लॉन्ग टर्म फंड्स या लॉन्ग टर्म लोन्स पे कम होती हैं डिपेंड, क्योंकि एक तो उनको बहुत महंगा पड़ता है, जो लोन लेना पड़ता है रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी हाई होता है, इनकन्वीनियंस होती है ज़्यादातर और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर डेट होल्डर्स लगा देते हैं। तो इसके लिए वो जो है प्रेफर करते हैं कि वो शेयर कैपिटल रिटेन्ड अर्निंग के ऊपर ही डिपेंड होती हैं। और कंपनी के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि रेज करना शेयर कैपिटल बाय इशूइंग शेयर्स इन द कैपिटल। तो फर्स्टली जो कैपिटल बेस है स्मॉल कंपनीज का वो स्मॉल होता है, लेकिन दे आर नॉट अलाउड टू रजिस्टर ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। तो नेक्स्ट होता है, फर्स्ट होता है साइज़। अगर हमारे पास साइज़ छोटा है कंपनी का तो उसको शेयर कैपिटल या रिटेन्ड अर्निंग पे ही डिपेंड होना चाहिए। सेकेंड होता है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग।
स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग का मतलब है अगर कंपनी के पास स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग है, मतलब ये कि फिक्स्ड जो है प्रॉफिट हो रहे हैं, फिक्स्ड प्रॉफिट अगर हमारे पास आ रहे हैं, हमें जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है वो फिक्स है, स्टेबिलिटी है, उसमें फ्लक्चुएशंस नहीं है, टाइमली वो आ रही है, तो हमें अगर अर्निंग तो हमें उस टाइम पे डेट इशू कर देना चाहिए, क्योंकि डेट जो है वो चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, दूसरा टैक्स डिडक्टेबल होता है, और तीसरा जो होता है अर्निंग चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, जिसके कारण से हमें कम रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ता है। जबकि जो एक्सपेक्टेशन जो होती हैं इक्विटी वालों की वो बहुत ज़्यादा होती हैं, तो हमें अगर स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग है तो डेट को प्रेफरेंस देनी चाहिए। डिग्री ऑफ कंपटीशन, अगर जिस मार्केट में हमारी फर्म एग्जिस्ट कर रही है, मतलब जहाँ पे भी अगर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में कंपटीशन है, इंडस्ट्री का मतलब होता है ग्रुप ऑफ फर्म्स, अगर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है तो यहाँ पे जो अर्निंग होती है उसके फ्लक्चुएशंस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए उस टाइम पे हमें ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी यूज़ करना चाहिए बजाय कि डेट, क्योंकि डेट के अंदर क्या होता है, हमें फिक्स्ड अमाउंट हमें एक टाइम पीरियड के बाद पे करनी होती है एज ए इंटरेस्ट। अगर डिग्री ऑफ कंपटीशन हाई है तो उस केस में हमें डेट यूज़ करना चाहिए, लेकिन अगर फर्म को लगता है या इंडस्ट्री को लगता है कि डिग्री ऑफ कंपटीशन कम है तो उस केस में हम इक्विटी भी यूज़ कर सकते हैं। स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द फर्म, इनिशियल स्टेज में क्या होता है, जो चांसेस जो फर्म के फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए ज़रूरी होता है कि हमें इक्विटी शेयर कैपिटल या रिटेन अर्निंग पे ही भरोसा रहे। और अगर हमें लगता है कि जो ग्रोविंग स्टेज है तो उस स्टेज पे हम लॉन्ग टर्म लोन्स या फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ हमें पे करना होता है उस टाइम पे हम यूज़ कर सकते हैं, हम लॉन्ग टर्म लोन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो वो रेशो होती है जो हमें शो करती है कि जितनी भी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है, मतलब टैक्स से पहले और इंटरेस्ट से इनकम टैक्स से पहले हमारी जितनी भी प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस को पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ये डिसाइड करता है कि कंपनी की क्या कैपेसिटी है कि कंपनी फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस को, ऑब्लिगेशंस को टाइमली पे कर पाए। तो जितनी ज़्यादा इंटरेस्ट कवरेज रेशो होगी उतनी ही कैपेसिटी जो फर्म की होगी है वो अच्छी होगी ऑब्लिगेशंस को पे करने के लिए, और ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेट को वो पे कर सकते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशो कम से कम 6 to 7 टाइम्स होनी चाहिए। नेक्स्ट होते हैं कैश फ्लो एबिलिटी ऑफ द फर्म। क्या होता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो जो होते हैं वो फर्म की अगर हाई है तो इसे ये माना जाता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो अगर हाई है तो हम ये मानते चलते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कंपनी के अंदर कैश नहीं होता, कैश की शॉर्टेज होने के कारण कंपनी का जो पैसा होता है वो कई जगह ब्लॉक होता है, जैसे स्टॉक में होता है, डेटर्स में होता है, कई बार परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट में होता है। तो कंपनी उस टाइम पे फंड रेज करने की सोचती है, एडिशनल डेट लेने की सोचती है। तो तो ये देखना चाहिए कि फ्यूचर में हमें जो भी फंड्स आ रहे हैं, जो भी हमारा कैश फ्लो वो स्टेबल है या नहीं है। अगर स्टेबल है तभी हमें डेट यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज हमें इक्विटी या प्रेफरेंस पे जाना चाहिए। नेक्स्ट होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल जो होती है उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल जो होते हैं कंबाइंड होते हैं प्रोपोर्शन में। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर हमें इससे डिज़ाइन करना चाहिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम आए और डिग्री ऑफ रिस्क जो है वो भी मैनेजेबल लिमिट के अंदर हो। डेट जो होता है चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस माना जाता है इन कंपैरिजन टू इक्विटी रीजंस, क्योंकि एक तो ये होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है डेट का वो लोअर होता है रेट ऑफ डिविडेंड एक्सपेक्टेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स। दूसरा जो होता है इंटरेस्ट ऑन डेट जो होता है वो डिडक्टेबल होता है प्रॉफिट्स में से जब भी आप टैक्स को कैलकुलेट करते हैं। इसलिए हमें जब भी हम कैपिटल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं तो हमें इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि हमारी जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसकी कम से कम आए। अब होती हैं, ये थे फैक्टर। अब आते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज क्या होती हैं। देखिए वैसे तो कैपिटल स्ट्रक्चर की 4 थ्योरीज हैं जो अलग अलग राइटर्स ने दी हैं, लेकिन हम आज फर्स्ट थ्योरी नेट इनकम अप्रोच को हम डिस्कस करेंगे। देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज जो होती हैं वो एक्सप्लेन करते हैं रिलेशनशिप कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजन के बीच में और मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म और कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में मतलब डायरेक्ट रिलेशन होती है, अगर कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन के ऊपर ही मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म डिसाइड होती है। जबकि कुछ कहते हैं कि इनके बीच में इस रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं करते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर और वैल्यू ऑफ द फर्म जो होता है इंडिपेंडेंट होती हैं, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती हैं। तो इन्होंने क्या कहा, कई सारे ऑथर्स हैं जिन्होंने अलग अलग जो हैं थ्योरीज दी हुई हैं। फर्स्ट होती है हमारी नेट इनकम अप्रोच। देखिए नेट इनकम अप्रोच जो है वो डुरेंट ने दी थी कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजन की। उन्होंने कहा था कि जो
जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ना, जिस डिसीजन जो होता है वो वैल्यूएशन ऑफ फर्म को की वैल्यू को इम्पैक्ट करता है। जब भी हम फाइनेंशियल लीवरेज में चेंज करते हैं, फाइनेंशियल लीवरेज मतलब जैसे भी हम फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेते हैं तो वो डिपेंड करता है, इससे हमारी मार्केट वैल्यू पे फ़र्क पड़ता है। रेशियो ऑफ डेट अगर इक्विटी से इंक्रीज की जाती है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्लाइन हो जाएगी, क्योंकि वैल्यू ऑफ द फर्म जो है एज वेल एज मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर विल इंक्रीज। इन्होंने क्या कहा है कि अगर कंपनी जो है या फर्म जो है अगर ज़्यादा डेट यूज़ कर रही है तो वो चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, दूसरा टैक्स डिडक्टेबल होता है, और तीसरा इन्होंने क्या कहा है कि जब हम डेट को एक फिक्स्ड अमाउंट पे कर देते हैं तो उसके बाद जितना भी पैसा होता है वो इक्विटी और प्रेफरेंस का होता है। प्रेफरेंस का देने के बाद इक्विटी शेयर्स का पैसा बच गया, मतलब ये कि प्रॉफिट ज़्यादा होता है प्रॉफिट्स का, और जितना प्रॉफिट्स हम ज़्यादा देंगे इक्विटी वालों को उतना ही उनकी अर्निंग, उनका डिविडेंड पर शेयर बढ़ेगा, और डिविडेंड पर शेयर बढ़ेगा तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर बढ़ेगी और ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो बढ़ेगी। दूसरा इन्होंने क्या कहा है कि अप्रोच जो है ये बेस्ड होती है कई सारे एग्जाम्पशंस के ऊपर। उन्होंने कहा कि कॉस्ट ऑफ डेट जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम मानी जाती है, एक तो ये माना जाता है। दूसरा ये माना जाता है कि रिस्क परसेप्शन जो है ना इन्वेस्टर का वो चेंज नहीं होता है बाय द यूज़ ऑफ डेट। तीसरा इन्होंने क्या कहा कि कॉर्पोरेट और पर्सनल इनकम टैक्सेस नहीं है। लेकिन ये जो एग्जाम्पशंस हैं ये एग्जाम्पशंस कई बार फिट नहीं बैठती हैं इसके अपने, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमारी कॉस्ट ऑफ डेट है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम हो। दूसरा ये जो है कि रिस्क परसेप्शन चेंज नहीं होता है, ये भी कई बार ये अजम्पशन सही नहीं होती है, और कॉर्पोरेट टैक्सेस या पर्सनल इनकम टैक्सेस नहीं होते, ये भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन मेन कंटेंशन फेवर में इनकम अप्रोच ये है कि इनकम जैसे ही हम डेट पर फाइनेंसिंग को बढ़ाएंगे कैपिटल स्ट्रक्चर में, इससे क्या होगा, इंक्रीज होगा चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, और जिसके कारण हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम आएगी। ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है, ये जो डायग्राम दिया हुआ है, इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल ओ वाई एक्सिस पे दी हुई है और ओ एक्सिस पे दी हुई है हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कॉस्ट ऑफ डेट। इसमें दिखाया गया है कि जितना ज़्यादा हम डेट यूज़ कर रहे हैं उतनी ही ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो गिरती जा रही है, क्योंकि ये चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, दूसरा टैक्स डिडक्टेबल है, और तीसरा इसे ये जो है फिक्स्ड अमाउंट भी देनी पड़ती है, तो इसमें ज़्यादा पैसा नहीं दिया जाता इन कंपैरिजन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो ये थी कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी नेट इनकम अप्रोच। इसमें डुरेंट जो इसके ऑथर थे उन्होंने कहा था कि एक्सपर्ट जो डुरेंट थे, मिस्टर डुरेंट थे, उन्होंने कहा था कि जो ये चीपर सोर्स जो जितना ज़्यादा हम डेट लेंगे उतनी ज़्यादा हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, टैक्स डिडक्टेबल होता है और ये मार्केट वैल्यू का इम्पैक्ट करता है। तो ये थी हमारी पहली अप्रोच। कल हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे हम बाकी की 3 जो अप्रोच हैं, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडिक्लानियर मिलर अप्रोच, नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। और कैपिटल स्ट्रक्चर एक ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन वो डिसीजन होता है जिसके अंदर जो कैपिटल होती है फर्म की कैपिटल कहाँ से उठानी है, कितना सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, किस सोर्स ऑफ फाइनेंस से कितना पैसा हमें लेना है, मतलब ये कि हमें इक्विटी से कितना पैसा लेना है, कितना कैपिटल के अंदर कितना जो फर्म की कैपिटल है उसमें कितना पोर्शन जो है वो इक्विटी का होगा, कितना प्रेफरेंस का होगा और कितना डेट का होगा। वो कैपिटल स्ट्रक्चर इस तरह डिसाइड किया जाता है कि इसके अंदर मिनिमम कॉस्ट हो, रिस्क जो है वो कम से कम हो और ओवरऑल जो मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म है वो बढ़े। तो इसके लिए ये कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है। अगर आपका कोई भी डाउट है, आपको ये लगता है कि आपका कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स दे सकते हैं, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।